कहा जाता है किसी चीज़ को पाने के लिए यदि शिद्दत से, ये कहा जाता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए अगर हम अपनी पूरी शिद्दत लगा देते हैं तो उसको मिलाने के लिए, उस चीज़ को मिलने के लिए पूरी कायनात हमारे साथ लग जाती है। तो दोस्तों, जिस तरह से लगातार हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस तरह से हम लगातार पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से यदि हम पढ़ते रहें तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम सफल हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है सीटेट की परीक्षा हम पास कर लेंगे। तो दोस्तों, आज के जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको लगता है तो आंसर भी दीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले एक और बातें मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा और व्यक्त करना चाहूँगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आप पुराने हैं तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। मुझे आशा है कि मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे और आप ज़रूर शेयर करेंगे और हमारी बातों का सम्मान भी करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का हमारा पहला प्रश्न है क्या? आज का पहला प्रश्न है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान, विज्ञान जो है प्राकृतिक विषय का, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिनमें ये विषय व्यक्त होते हैं। उपरोक्त विज्ञान की परिभाषा किसने दी है? इस परिभाषा को किसने दिया है, आज पहली बार आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जैसा कि बात करते हैं W.C. डेम्पियर और B.S. ब्लूम और कार्ल पॉपर और J.W.N. सुलिवन। मुझे पता है कि आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि काफ़ी कठिन क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्नों का जवाब देना हमारे बस की बात नहीं होती है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। कुछ छात्र अपना तुक्का लगा रहे हैं, बिल्कुल उनका पहला सही है। अगर वे तुक्का लगा रहे हैं तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न में है कि विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान है एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है। ठीक है, तो इस परिभाषा को किसने दिया हुआ है? W.C. डेम्पियर ने दिया है। किसने दिया है? W.C. डेम्पियर ने दिया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका भी जवाब दीजिएगा। इसका जवाब देने में आप बिल्कुल सक्षम हैं, आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जवाब दीजिएगा। निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? यानी कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है? बॉटनी के अंतर्गत, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, जियोलॉजी के अंतर्गत, एनाटॉमी के अंतर्गत। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। बहुत सारे छात्र इसका जवाब देना सोच रहे हैं कि क्या जवाब दिया जाए। सोचिए मत, इसका जवाब दीजिए। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है? ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाता है 2 सही हो जाता है। क्या सही हो जाता है? 2 सही हो जाता है। तो हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा इत्मीनान से, ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य माना जाएगा? वांछित मतलब हो जाता है डिजायर उद्देश्य, डिजायर ऑब्जेक्टिव की बात यहाँ पर की जा रही है। पहला ऑप्शन कहता है कि विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों और इसके अनुप्रयोगों के बारे में जानना होगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरकता की अनुभूति एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। तीसरा ऑप्शन कहता है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग मूल्यों को आत्मसात करना। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर कहता है उपरोक्त सभी। जवाब देने में आप बिल्कुल भी हेजिटेट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है कि शिक्षण का वांछित उद्देश्य क्या होता है। प्राइमरी लेवल पर यदि हम विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं तो शिक्षण मतलब होता है टीचिंग करना। आप बताइए इसमें से कौन सी चीज़ें हो सकती हैं या कौन सा उद्देश्य पूरा कर रहा है। आइए समझते हैं इसके जवाब के बारे में। तो इसका जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा कि प्राइमरी स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य ये होता है कि विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों और इसके अनुप्रयोगों को हमें जानना होगा। ठीक है, प्राकृतिक जिज्ञासा, जो बच्चे क्या करते हैं वो जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सौंदर्यपरकता की अनुभूति यानी कि उन्हें फीलिंग्स होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण होता है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात किया जाता है, यानी कि आत्मसात करने से संबंधित पढ़ाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाता है। आइए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा
देखिए ये प्रश्न, ये मत सोचिए आएंगे नहीं, ये प्रश्न हमेशा दोहराए जाते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, पूरे सवाल को अच्छे से देखना है, इसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा और ये मत सोचिएगा कि थोड़ा से ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है। समूह कार्य से मतलब ग्रुप वर्क से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है। समूह कार्य के लिए पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं, पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं और सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं को आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सबसे ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। एक तो पहला ऑप्शन कहता है दत्त कार्य, दूसरा ऑप्शन कहता है मौखिक प्रश्न और तीसरा ऑप्शन कहता है कागज पेंसिल परीक्षण और चौथा ऑप्शन कहता है निर्धारण मापनियाँ। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, थोड़ा से कठिन प्रश्न जरूर है लेकिन हाँ प्रश्न बड़ा अच्छा है। जवाब दीजिए जल्दी से। कुछ छात्र सोच रहे हैं जवाब क्या दिया जाए, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मौखिक प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा मौखिक प्रश्न हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं को आकलन करने के लिए हम कौन से उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, तो मौखिक प्रश्नों का हम उपयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बेहतर होगा, बच्चों को जल्दी समझ में भी आ जाएगा और उनसे जल्दी से पूछा भी जा सकेगा। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, प्रश्न ये है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, जो लोग हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको हमने निरीक्षण विधि के बारे में बताया हुआ है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासन के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। फिर से क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको ये बताना है कि विशेषता कौन सी नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह एक प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है, बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासन के रूप में होता है और यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो निरीक्षण विधि है उसकी विशेषता क्या नहीं है, यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें एक शिक्षक प्रशासन के रूप में होता है, यह इससे संबंधित नहीं है। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मकता विधि और चयनात्मक विधि और ये सभी। देखिए हर तरह के प्रश्न को देखिए, हर तरह के प्रश्न को देखिए। जब आप हर तरह के प्रश्न को देखेंगे तो आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप सोच पाएंगे कि हमें किस किस दायरे में जाना है, किस किस तरह हमें सोचना है, किस डायरेक्शन में सोचकर इसका जवाब देना है। कई ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि इस बार पहली बार हमें देखने मिल रहा है। इसलिए आप हर तरह की चीज़ों से अवगत रहेंगे तो आपको प्रश्न को सॉल्व करने में कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं होगी। पर्यावरण शिक्षण में समस्या समाधान विधि का गुण जो माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है, ये सभी माना जाता है, चाहे लक्ष्य केंद्रित की बात करते हैं, सृजनात्मकता, चयनात्मकता और इनमें से सभी दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र और रासायनिक चक्र और इनमें से कोई नहीं। जवाब जल्दी से दीजिएगा। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जीव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र और इनमें से कोई नहीं। जवाब जल्दी से दीजिएगा। इसका जवाब क्या हो जाएगा, कुछ छात्र इसका जवाब दे रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, पहला हो जाएगा यानी कि जीव भू रासायनिक चक्र हो जाएगा। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इसका जवाब देने में आप बिल्कुल भी चूक नहीं करेंगे, मुझे पता है कि इसका जवाब बड़े ही सरलता पूर्वक आप देंगे और इस बार आपको जो खुशी होगी मानो कि ऐसा लगेगा कि आपने बहुत महारत हासिल कर लिया है, यानी कि बहुत बड़ा आपने काम कर लिया है। बिल्कुल हमें खुशी होनी चाहिए, अगर इस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाते हैं तो बिल्कुल फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब जल्दी से दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप तो पहले ही जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा था। आइए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। इसका भी जवाब आप दीजिएगा।
इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन है, प्रोटीन है और वसा है और कार्बोहाइड्रेट है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है। पहली बार आपको जानने मिल रहा है। पेन कॉपी लेकर बैठा करें, कभी कभी कुछ नई चीज़ें मिल जाती हैं तो उसको लिख लिया करें, ठीक है। चलिए बात करते हैं, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मूल शीर्ष में और परागणों में और परागकोश में और तने में। जवाब दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है मेरे प्रिय साथियों। जवाब दीजिए, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। इसका जवाब हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। इसका जवाब सही हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है परागकोश में, परागकोश में होता है। कहाँ पर होता है? परागकोश में होता है। आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि आखिर परागकोश है क्या। अगला प्रश्न जो है बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखते हैं कौन से छात्र या कितने छात्र इस प्रश्न का जवाब देते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी और डेट्रीटिवोर। कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से अपघटन की बात की जा रही है। तो जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं? यहाँ अपघटन की बात की जा रही है, जो अपघटन डीकम्पोजर की बात की जा रही है डी ऑप्शन में। बताइएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। जवाब बहुत सारे छात्रों ने दे भी दिया, उन्हें पता है कि इसका आंसर यही हो जाएगा। बिल्कुल सही है इनका, इसका आंसर सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। बिल्कुल राइट है, आप लोगों ने सही सोचा था। यहाँ पर प्राथमिक शब्द लिख कर आया था, जिसकी वजह से आप जल्दी समझ गए। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, जो लोग इसका आंसर सही किए हैं मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ, सराहना करता हूँ कि बिल्कुल आप इसी तरह से प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है ब्रूफेन, बी कॉम्प्लेक्स, पैरासीटामोल, लीव 52। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है ब्रूफेन है, वी कॉम्प्लेक्स है, पैरासीटामोल है, लीव 52 है। जवाब जल्दी से दीजिएगा, जवाब जल्दी से दीजिएगा। कुछ छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं और सोच रहे हैं कि जवाब क्या दूं मैं। जल्दी से इसका आंसर दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए आपको मैं बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पैरासीटामोल, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बुखार आ जाता है तो बुखार के लिए आपको कौन सी दवा लेनी होती है, वो है पैरासीटामोल। आप पहले ही जानते हैं, एक समय थी डाइक्लोबिन प्लस एक चलती थी, बड़ी ही अच्छी हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन अब उसका महत्व कम हो गया। नहीं, पहले वो बहुत खतरनाक हुआ करती थी। एक बार अगर आपको कुछ हो गया है तो सीधा डाइक्लोबिन खाइए और चंगा हो जाइए। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? कई बार क्या होता है कि माइंड में वो चीज़ें नहीं आती हैं। कुछ सब्जियां फलियां होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं और घास पौधा नहीं है। नीचे दिए गए पौधों के बारे में बच्चों को मतलब सरलता से विचार, मतलब एक तरीके से सहजानुभूत का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो मतलब किस चीज़ को जल्दी समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है उनको समझने में सहजता हो, उनके विचार, उनके किस तरह के मन में विचार आ सकते हैं, आपको ये बताना है वैज्ञानिक दृष्टि से कौन सी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो कुछ जो सब्जियां होती हैं वो फल भी होती हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वे कौन कौन सी सब्जियां होती हैं जिन्हें फल में भी रखा गया है। हमने आपको पढ़ाया हुआ, याद करिए उस समय को। अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्नों के बारे में पूछे गए प्रश्नों में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए जो बूढ़े हैं,
कि जब वे जवान थे, जब उस समय वे जवान थे, तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं देता है। तो आप लोग यहाँ पर बताइए कि किस कौशल के आकलन की संभावना यहाँ पर। चर्चा, अभिव्यक्ति, प्रश्न पूछना, प्रयोग। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही कठिन प्रश्न भी है, अच्छा के साथ साथ। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसका सारे छात्र जवाब दे पाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा प्रयोग, सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है, और शिक्षक का कहने का अभिप्राय इनमें से कौन सा नहीं है। इसमें से कौन सा चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझा देना। इसमें शिक्षक का कहने का मतलब क्या नहीं है, आपको ये बताना है। बड़ा ही अच्छा टास्क शिक्षक ने दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये आपको बताना है शिक्षक क्या नहीं चाह रहा है। ठीक है, शिक्षक किस चीज़ को यहाँ नहीं चाह रहा है, जवाब जल्दी से दीजिए। कुछ छात्र सोच रहे हैं दूँ, कौन सा दूँ जवाब। ठीक है, बार बार वो अपने दिमाग को परेशान कर रहे हैं, भैया कौन सा आंसर दूँ। कॉमन सेंस लगाइए, इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। इसका जो आंसर सही हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। इस टीचर चाह ही नहीं रहा है, क्योंकि टीचर ने कहा है कि रद्दी चीज़ों का सामान कुछ बनाना है आपको। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है, मेरी शक्तियाँ क्या थी और मुझे सचमुच कठिन क्या लग रहा था। पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चे और शिक्षक दोनों का स्व आकलन हो रहा है। शिक्षक द्वारा समग्र आकलन हो रहा है, बच्चों का स्व आकलन और शिक्षकों का स्व आकलन। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, स्व आकलन। मैंने क्रियाकलाप की योजना बनाई थी, योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण किया, अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी और मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। बच्चे किस प्रकार की चीज़ों को देख रहे हैं यहाँ पर, बच्चे और शिक्षक द्वारा समग्र आकलन और बच्चों का स्व आकलन और शिक्षक का स्व आकलन। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इसका जवाब जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षक और जो बच्चे हैं दोनों का आकलन किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, इसका भी जवाब दीजिएगा। प्रश्न है कि एक उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताता है। ठीक है, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हो सकते हैं, बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं होते हैं, बच्चों की सोच गलत होती है और बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों में क्या बताते हैं, आपको आंसर ये बताना है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। थोड़ा से कॉमन सेंस के आधार पर इस प्रश्न का आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा कि बच्चे जो होते हैं वाष्पीकरण के बारे में, यानी कि उनका जो विचार होता है वो विकल्पी विचार ही होता है। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं, जलचक्र एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद रखने के लिए कहें, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए चर्चाएं प्रारंभ करें। ठीक है, प्रश्न क्या है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए। टीचर को ऐसे प्रश्नों का सामना कैसे करना चाहिए आपको बताना है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग सोच रहे हैं बड़े कठिन प्रश्न लेकर आ गए हैं सर आज। बिल्कुल कठिन प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ों के बारे में पता हो। ठीक है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको कुछ भी नया ना लगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा से कठिन प्रश्नों से भी अवगत करा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है, जवाब जल्दी से दीजिए मेरे प्रिय साथियों। जवाब जल्दी से इसका दीजिए कि वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। जलचक्र के 5 लाभ लिखिए और क्या होता है यदि जलचक्र नहीं होता। जलचक्र के क्रम में सोपानों की सूची बना लीजिए और जलचक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। ठीक है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक नमूना हो सकता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा। क्या होता है यदि जल चक्र नहीं होता।
चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, बड़ा ही सरल प्रश्न है। निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर राज्य के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब, और हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, और उत्तराखंड राजस्थान। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। अपने दिमाग में सोचिए जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, उसके पास कौन कौन से पड़ोसी राज्य स्थित हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप जवाब देना चाहें तो बड़े ही आसानी से आप जवाब दे सकते थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल दूसरा सही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखते हो तो उत्तर प्रदेश काफ़ी दूर है, राजस्थान भी काफ़ी दूर है, और हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड है, तो फिर जम्मू कश्मीर के नज़दीक होगा ही नहीं। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब दीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए और तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंध होना चाहिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिए। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा के बारे में आपको बताना है, प्रयुक्त भाषा के बारे में आपको बताना है। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। बच्चे के दिन प्रतिदिन भाषा से संबंधित होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है। आवश्यकता का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत और उपरोक्त सभी। जवाब दीजिएगा। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा हो सकता है। मतलब हो जाता है लर्निंग का सिद्धांत कौन सा हो सकता है। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं वे जल्दी से दूसरों को शेयर कर दें। आप लोग क्या करते हैं, खुद जुड़ जाते हैं, दूसरों को शेयर नहीं करते हैं। अपने यार दोस्तों को बुला लीजिए, अपने यार दोस्तों को उनको मैसेज करिए भैया कहाँ हो, जल्दी से जुड़ जाओ। ठीक है, क्लासेज बढ़िया से चल रही हैं। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बताइएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। गैसों से रिलेटेड मैं आपको एक क्लास दूंगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं नाइट्रोजन है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि बात करते हैं, इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए प्रयोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं, या प्रयोजन विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं। 4 होते हैं, 3 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, बहुत कम छात्र इसका जवाब बता पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इसका जवाब देने में आप थोड़ा से असहज महसूस कर रहे होंगे कि आखिर इसका जवाब दूं क्या। तो इसके आंसर के बारे में यदि हम बात करते हैं तो चौथा सही हो जाएगा, यानी 6 सोपान होते हैं प्रयोजना विधि में। याद कर लीजिए और लिख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, इसका जवाब दीजिएगा। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। हमने आपको बताया ही हुआ है कि गिर जो है एक तरीके से गुजरात में स्थित है। ठीक है, जो एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, आप तो पहले से ही जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का प्रदेश कहलाता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर। जल्दी से इसका जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, या मैं आपको सही समझा पा रहा हूँ, या सही प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। और जाते जाते एक बार कमेंट करिएगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, मत सोचिए क्लास खत्म हो गई है, अभी क्लास थोड़ा से 6 मिनट बाकी है। चलिए इसके जवाब के बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ छात्रों ने जवाब दिया हुआ है, बिल्कुल आपने जो जवाब दिया है हो सकता है आपका सही हो, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, यानी कि भोपाल इसका आंसर सही हो जाएगा, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है, जहाँ पर झीलें ही झीलें होंगी। शिक्षक की सबसे मूल्य निधि क्या मानी जाती है। उसकी सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। अब समझ लीजिए, शिक्षक की सबसे मूल्य निधि क्या होती है। उसकी सेवा होती है, वेतन होती है, गर्व होता है, छात्रों का विश्वास। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। अब आप लोगों के जवाब का हमें इंतजार है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखते हैं कितने छात्र यहाँ पर आज अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हैं। आज भी अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कितने छात्र हैं जो अपने बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। आज आपके कॉमन सेंस से पता चल जाएगा। कुछ छात्र तो जवाब देंगे ही नहीं, सोचेंगे मैं कौन सा जवाब दूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो चौथा सही हो जाएगा। छात्रों का विश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि आप हमारी नोट्स को और हम पर विश्वास कीजिए। मैं आपके साथ जो मेहनत कर रहा हूं बहुत अच्छा मेहनत कर रहा हूं। आप एक बार क्या करिए, एक बार आप जाइए, क्या नाम है, एक बार आप एग्ज़ाम देने जाइए, आपको खुद में खुद विश्वास हो जाएगा कि प्रवीण सर जो करा रहे हैं वाकई में बहुत ही रिलेवेंट है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ वहाँ पर अलग ही बातें होंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही बातें होंगी। वहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक क्वेश्चन के 4 आंसर बता रहे होंगे, तमाम तरह की चीज़ें बता रहे होंगे, तमाम तरह की चीज़ें दिखा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम तमाम तरह की चीज़ें जानने की वजह से एक भी तरह की चीज़ें हमारे पास नहीं आ पाती हैं, थोड़ा से बातें कड़वी हुई हो सकती हैं और आपको ये भी लग सकता है कि कहीं प्रवीण सर के मन में द्वेष है किसी के प्रति। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको वास्तविकता का ज्ञान करा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको वास्तविकता से परिचित करा रहा हूँ, ना कि मैं किसी के प्रति कोई द्वेष रख रहा हूँ, ठीक है। मेरा काम है आपको वास्तविक चीज़ों से अवगत कराना, करना ना करना ये आपके हाथ में है, चयन आपके हाथ में है। हमारा काम है आपको सही मार्गदर्शन देना। परिकल्पनाओं को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, परिकल्पनाओं को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह एक क्या है, सिद्धांत है, कानून है, मूल संकल्पना है और खोज है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसका भी जवाब आप देना चाहें तो दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सिद्धांत है, जो एक बार अगर जो चीज़ें हो गई उसमें कुछ भी गलत नहीं होता है। कहा जाता है कि यदि हमारे पास सिद्धांत है, जो व्यक्ति सैद्धांतिक होता है वो व्यक्ति जीवन में दुखी और सुखी दोनों होता है। कभी उसके सिद्धांत उसको आगे बढ़ा देते हैं और कभी उसके सिद्धांत उसको पीछे गिरा देते हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्या हमें सैद्धांतिक नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। एक अच्छा राजा वही होता है जो समय पर आगे बढ़ना भी जानता हो और समय पर पीछे हटना भी जानता हो। तो आपको ऐसे राजा बनना है जहाँ पर समय की आवश्यकता के अनुसार आपको सैद्धांतिक भी होना है और समय की मांग के अनुसार आपको लचीला भी होना है। तो जैसे जहाँ सिचुएशन हो, जैसी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति के अनुसार सैद्धांतिक और एक तरीके से कहा जाए सरल हमें होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख एवं दिया गया आकार, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना और व्याख्यान और श्रुतलेख। कुछ लोग विचार गोष्ठी को कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे, भैया बातचीत करने की बात यहाँ पर की जा रही है, जो एक तरीके से ग्रुप डिस्कशन या कह सकते हैं खुद में क्या होता है, विचार करना, ठीक है। ज़्यादातर गोष्ठी शब्द का है तो इसमें कई लोग होंगे। चलिए इसमें सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी मानी जाएगी? जवाब हो जाएगा इसका तीसरा सही हो जाएगा, विचार गोष्ठी को एवं कार्य योजना। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे उपयुक्त माना जाता है शिक्षण में। इस प्रश्न का जवाब तो दे ही दीजिए दोस्तों। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है और बिहार है। जवाब जल्दी से दीजिए। कुछ छात्र जवाब देने के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं यार याद ही नहीं आ रहा, हमें याद ही नहीं आ रहा है कौन सा था, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि कौन सा था, याद ही नहीं आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन आ भी चुका है, ये वाला क्वेश्चन पिछली बार आया था, उसमें यूपी टेट में शायद आया था, ठीक है, यूपी टेट में आया था। इसका आंसर पहला सही हो जाएगा, वर्ली मतलब महाराष्ट्र, याद करिए। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। जवाब दीजिएगा, बड़ा ही प्यारा जवाब होना चाहिए। तमिलनाडु की निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, केरल। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछा जा रहा है। तमिलनाडु कहाँ पर है? यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर है। अब देखिए कैसे इसको हम सही करते हैं। चौथे में चलते हैं, चौथा में हमें गोवा मिल गया, भैया गोवा यहाँ पर है, यहाँ पर भी गोवा मिल गया और गुजरात यहाँ पर है, यहाँ पर भी मिल गया गुजरात। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो गया? पहला सही हो गया। आप इधर देखेंगे केरल मिल जाएगा, यहाँ आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, यहाँ आपको कर्नाटक मिल जाएगा। तो ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगर आपको लगता है गलत है तो एक बार आप जाके मैप में देख लीजिए। चलिए भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006, 2008, 2011, 1997। जवाब जल्दी से दीजिए, थोड़ा सा समय अभी तो है, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन पूरा है, कंप्लीट कर लेते हैं, नहीं फिर दोबारा पीडीएफ में हमें जोड़ना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2006 में पारित किया गया था। इसको तुरंत याद कर लीजिए, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है?
कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे असमान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। इसमें कौन से विशेषता जो परिवार की विशेषता में नहीं आती है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। अब ये तो गलत मत कीजिएगा, इसका आंसर मत गलत कीजिए। परिवार में हमेशा रहे हैं, अब परिवार की भी बातें गलत हो जाती हैं तो फिर थोड़ा सी बेइज्जती तो होगी अपने आप की। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा कि प्रत्येक सदस्य की आय जो होती है वो भिन्न भिन्न जमा की जाती है। नहीं भैया, भिन्न भिन्न नहीं, सबकी बराबर जमा की जाती है, जो भी मिलता है घर के मुखिया को। बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996 को, 5 जून 1990 को, 22 जुलाई 2002 को और 26 सितंबर 1994 को। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996 को, 5 जून 1990 को और 22 जुलाई 2002 को और 26 सितंबर 1994 को। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब आपको देना चाहिए था, जवाब देना चाहिए और जल्दी से दे दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। इसको अपने नोट्स में तुरंत मेंशन कर लीजिए कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1994 को। इसको अपने नोट्स में तुरंत मेंशन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। 2-3 प्रश्न और हैं दोस्तों। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, DAP और सोडियम फास्फेट, वर्मी कंपोस्ट। बागवानी के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक उपयोगी होते हैं? जवाब जल्दी से दीजिए, जवाब जल्दी से दीजिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जो जवाब हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर चौथा सही हो जाएगा। तो छात्रों ने इसका जवाब दिया है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है दोस्तों। इसी तरह से सवाल का जवाब देते रहिए और अपने आप को प्रोत्साहित करते रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, सेल्फ मोटिवेट रखिए, दूसरों को मोटिवेशन की आवश्यकता आपको ना हो। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि का अंतर कर लेता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। हमने आपको बताया भी है, बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा और कुत्ता। जल्दी से जवाब दीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। हमने आपको बताया ही है, बाघ के बारे में सारी विशेषता हमने लिखवाई हुई है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात से केरल की ओर यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है और ये सुरंगें पर्वतों में हैं। विंध्याचल है, अरावली पर्वत है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए पश्चिमी घाट किधर है, इधर है, पूर्वी घाट इधर है। जल्दी से जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ छात्रों ने इसका आंसर देना सोचा लेकिन वे नहीं सोच पाए। पश्चिमी घाट बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पृथ्वी गोल है और वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, अलास्का, अल्जीरिया और लीबिया, अर्जेंटीना के लिए। जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए अगर आ रहा है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। चलिए आज के लास्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब देने में तो आपको बड़ा ही आनंद फील होगा, क्योंकि आपको पता ही है। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी में तेल डालने की वजह सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन क्षमता रुक जाती है या थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित कर दिया जाता है, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन हो जाता है, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। अब इसका जवाब दीजिएगा। कुछ लोग देंगे मच्छर तेल की परत में फंस जाता है, क्योंकि उन्हें अलग ही बातें सोच रहे होंगे। यहाँ मिट्टी के तेल की बात की जा रही है, यहाँ मिट्टी के तेल डाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आज के सभी प्रश्नों को हमने 40 के 40 प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। मात्र 34 मिनट में हमने 40 प्रश्नों को सॉल्व किया। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हों या मेरे कंटेंट अच्छे लगे हों तो एक बार जाते जाते कमेंट ज़रूर करिएगा, लेकिन आप करते नहीं हैं। आपसे कहना मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ। मेरा काम है कहना, आपका काम है करना, ना करना वो आपके हाथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।